हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज अपन नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मंदिर। पहले जो समझने वाली चीज है कि मंदिर अपन ने पहले भी देखे हैं। जैसे अपन ने लोक देवता पढ़े, पहरा कोमा, उसमें जैसे रामदेव जी में देखा कि भाई अपने रूणीचा पोखरण, ठीक है, गुगा जी में देखा शीट्स मेडी अपन ने, ददरेवा चुरू, ठीक है, और दूर मेडी नोहर हनुमानगढ़ देखी। उन सब की अपन चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है ना। देवियों में आए करणी माता का जैसे मंदिर देखा अपन ने, वैष्णो देवी पढ़ी अपने राजस्थान की, उन पे चर्चा नहीं। संतों में आए जाम्बोजी देखा अपन ने, मुकाम तालवा, ठीक है, जसनाथ जी देखा, कतिया सर बीकानेर, वो सारे मंदिर अपन देख चुके हैं। उनसे अलग जो मंदिर है वो देखेंगे अपन। वही मंदिर जो अपन पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को अपन वापस रिपीट करेंगे, तो वो कैसे वो विकास होएगा? वो तो डुप्लीकेसी है, छुपी हुई बेरोजगारी है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। अलग से जो अपन अब टॉपिक देख रहे हैं, तो इसका बिल्कुल सेपरेट अस्तित्व होना चाहिए, तभी अपन कह पाएंगे कि एक अलग टॉपिक अपन ने देखा है। समझ गए? तो ये ध्यान रखना अपने को, है ना। जैसे वो रिपीटेशन नहीं होगा, एक आध मान लो कोई रिपीटेशन हो भी रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वो उपयोगिता सिद्ध कर रहा है कि यहाँ पे गुजर प्रतिहार शैली, महामारू शैली का वेल नोन एग्जाम्पल है, तो उसका सिर्फ नाम लिखा है, डिटेल उसकी भी नहीं है। डिटेल तो वहीं से अपने को देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है जिसके ऊपर अपन अभी थोड़ी देर में आएंगे। पहले कुछ इंट्रोडक्शन के रूप में कुछ चीजें देखते हैं, छोटी छोटी, जो फैक्ट के रूप में क्वेश्चंस में बार बार आती हैं, उनको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं आपको। सबसे पहला तो जो फैक्ट है कि मंदिरों का सर्वप्रथम उल्लेख करने वाला जो ग्रंथ है वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है ना। शतपथ, ठीक है, शतपथ। ये ब्राह्मण, ये थोड़ा गलत लिखा गया, ब्राह्मण है ना, ये आकी मात्रा लगा देना, ब्र ब्राह्मण, ठीक है ना, यूं लिख लेना। तो मैं ये बता रहा था कि जो सबसे पहला उल्लेख करने वाला है मंदिरों का ग्रंथ वो है शतपथ ब्राह्मण। तो ब्राह्मण से आप यूं मत समझ लेना ये कोई व्यक्ति है शतपथ नाम का, ठीक है ना। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। वेदों की सहायता के लिए जो बाद में लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ वो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। अब ये वैदिक साहित्य का भाग है सारा, तो वो चीज अलग है। आपको तो इतना ध्यान रखना है कि सर्वप्रथम वो कौन सा ग्रंथ है, ग्रंथ जो कि उल्लेख करता है मंदिरों का, वो कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण, एसबी, ठीक है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। क्वेश्चन है ये, इसलिए बता रहा हूं, मंदिरों का, ठीक है, अभिलेख नहीं है ये मंदिरों का उल्लेख करने वाला। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा फैक्ट जो है, भारत में प्राचीनतम मंदिर या भारत में मंदिरों का निर्माण का प्रारंभ कब से हुआ, ठीक है ना। पूछा जाता है कि किस काल के हैं भारत में जो प्राचीनतम मंदिर है वो किस काल के हैं। तो देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में कोई मंदिर नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद आता है वैदिक एज, उसका कोई मंदिर नहीं मिला है, ठीक है। मतलब मंदिर मिलने का मतलब है कि किताबों में वर्णन से कुछ नहीं होगा, साहित्य में वर्णन से नहीं, वो खुदाई में आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में मिलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं अपन इतिहास। किताबों में लिखने से क्या है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, कोई मंदिर नहीं। प्रथम शताब्दी ईसा, कोई मंदिर नहीं है। मौर्य काल, कोई मंदिर नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे बुक्स में जैसे मैंने देखा है, खासतौर पर राजस्थान लेवल की, कई मैंने टीचर्स को बताते हुए देखा है कि भाई प्रथम मंदिर मौर्य काल का है, ठीक है ना। बिल्कुल भी नहीं है। आप इंडियन हिस्ट्री की जैसे बुक्स देखो, उनके अंदर देखो क्या है, खासतौर पर जैसे जो जेएनयू का सिलेबस है, तो नहीं है प्रथम मंदिर भारत में मौर्य काल का, ठीक है ना। मैंने जो पढ़ा है वो मैं बता रहा हूं, मैं जो जितना जानता हूं। अब आप देखो कि सर वो सर तो बता रहे थे कि मौर्य काल में, मुझे उससे मतलब नहीं है। किताबें खोल के देखो, पता चल जाएगा आपको, ठीक। इंडियन हिस्ट्री की, यहाँ जैसे अपन गाइड बुक्स में देखें, ठीक है, सिर्फ आपने बेसिक राजस्थान पढ़ा है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं है, और फिर अपन बोल रहे हैं कि प्रथम मंदिर मौर्य काल का नहीं, ठीक है। मौर्य काल के प्रथम अभिलेख है, मंदिर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा था ये ग्रंथ है मंदिरों की जानकारी देने वाला शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। मौर्य काल के हैं प्राचीनतम अभिलेख, ठीक है। और सबसे पुराना जो मंदिर के जिसके साक्ष्य मिले हैं वो है गुप्त काल का, ठीक है। तो इंडियन हिस्ट्री की बुक्स पढ़ो, उसमें देखो, तब पता लगेगा। तो पहले इंडियन लेवल की, जैसे भारत की आप बात कर रहे हो, तो भारत के लेवल का एक बार जैसे स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो तो सही, उनमें देखो तो सही क्या है, उसके बाद बताओ, है ना, ऐसे। तो भारत में जो प्राचीनतम मंदिर है वो गुप्त काल के हैं, ठीक है, गुप्त काल के। और ये जो पीरियड है गुप्त काल में, जैसे जो शासक हुए हैं, जैसे समुद्रगुप्त देखते हैं अपन, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य देखते हैं, जिसके दरबार में 9 रत्न थे, ठीक है, ऐसे। तो कालिदास जिस समय हुआ है, ठीक है ना। तो ये है गुप्त काल, भारत में प्राचीनतम मंदिर। मौर्य काल नहीं करना है बिल्कुल भी, गुप्त काल। और ये अवधि है 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा, ठीक है ना। 5वीं से 6ठी मतलब 500 से लेकर 600 तक, ये क्लाइमैक्स था गुप्त काल का।
और इसी समय जो भारत जो था, जिसको अपन सोने की चिड़िया बोलते हैं, है ना, सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, ठीक है, सोने की चिड़िया, ठीक है, ये सोने की चिड़िया, जैसे मैं आपको बताऊं, सोने की चिड़िया जो है ना, सोने की चिड़िया से मतलब होता है कि आर्थिक महत्व जैसे बताते हैं, तो आर्थिक दृष्टि से तो ये जो स्वर्णकाल या सोने की चिड़िया जो थी ना, वो तो पहले ही जा चुका था, मतलब वो तो है प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, फर्स्ट सेंचुरी एडी, ठीक है ना। इंडो ग्रीक्स का जो काल था, इंडो ग्रीक शक पार्थियन कुषाण आईएसपी के जो है, वो तो वो काल था आर्थिक दृष्टि से। और सांस्कृतिक, खास तौर पर साहित्य की कला की दृष्टि से जो जिस युग को अपन स्वर्णिम काल बोलते हैं, वो था गुप्त काल। साहित्य या कला की दृष्टि से, खास तौर पे कला, ठीक है ना, कला में जैसे मंदिर निर्माण है, साहित्य है, मूर्ति कला है, तो उसका जो स्वर्णिम काल था, या सोने की चिड़िया अपन बोले सांस्कृतिक या कला की दृष्टि से, तो वो था गुप्त काल, ठीक है। तो स्वर्णिम काल आर्थिक दृष्टि से था प्रथम शताब्दी ईसा, मतलब अभी अपन 500-600 देख रहे हैं ना ईस्वी, वो जो मैं सोने की चिड़िया बता रहा हूं वो है 1 से लेकर 100 ईस्वी, प्रथम शताब्दी, ठीक है ना। इंडो ग्रीक शक पार्थियन कुषाण, खासतौर पर कुषाण, सबसे पहले जो भारत में सोने के सिक्के चलाए बड़ी मात्रा में, वो कुषाण ही थे, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान रखना अपने को, कनिष्क, ठीक है। तो गुप्त काल को अपन स्वर्णिम काल कहते हैं, इसीलिए सांस्कृतिक दृष्टि से जो विकास हुआ उसमें कला, साहित्य, इसलिए। तो सबसे पहला जो मंदिर बना भारत में, वो किस समय का है, वो गुप्त काल का है, ये ध्यान रखना अपने को। और गुप्त काल को ही स्वर्णिम काल कहते हैं अपन, कला में उन्नति की दृष्टि से, ठीक है, क्योंकि गुप्त काल में कला साहित्य का जो विकास हुआ, वो ना तो पहले हुआ था और ना करीबन 1000-1200 साल उनके बाद तक हुआ, तो वो एक तरह से स्वर्णिम काल माना जाता है, गुप्त काल, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। साहित्य की दृष्टि से स्वर्णिम काल, गुप्त काल, मंदिर निर्माण की दृष्टि से स्वर्णिम काल, गुप्त काल, ऐसे समझ गए। तो भारत में प्राचीनतम मंदिर गुप्त काल का। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मंदिर निर्माण का प्रारंभ, है ना, प्राचीनतम मंदिर और मंदिर निर्माण का प्रारंभ ये वही है, ठीक है। तो जैसे नागदा के अंदर, नागदा जो एमपी के अंदर है, वहां ये प्राचीनतम मंदिर बने हुए, सास बहू मंदिर, शिव मंदिर, ऐसे गुप्त काल में। तो इंडियन हिस्ट्री वाले चैप्टर में इसमें समझा भी रखा है सारा डिटेल में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मंदिर निर्माण का स्वर्ण काल, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको, है ना, साहित्य की दृष्टि से स्वर्ण काल, कला की दृष्टि से स्वर्ण काल, सारे गुप्त काल में है। आर्थिक दृष्टि से नहीं है, देखो, है ना, आर्थिक दृष्टि से तो इनसे पहले हो जाएगा, आईएसपी के कुषाण, है ना, इंडो ग्रीक शक पार्थियन कुषाण। फिर देखते हैं, तो ये तो अभी बात हुई भारत की। अब एक बात होती है दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण का स्वर्ण काल, ठीक है, वो चोल काल था, चोल चेर पांडे जैसे मैंने बताए थे। कहाँ पढ़ रहे थे अपन, हाँ, वैष्णव संत जब मैंने पढ़ाए थे, ठीक है। तो ये चेर था इधर केरला की तरफ, ये चोल था इधर तमिलनाडु की तरफ, ठीक है, तमिलनाडु, ठीक है। तो वहां थे ये चोल। तो ये चोल खास तौर पे, जैसे अपन राजराज चोल देखते हैं, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माता। तो दक्षिण भारत में 11 से 12वीं शताब्दी ईस्वी की ये बात है, ठीक है ना। 11वीं शताब्दी, अब जैसे कैसे बोलेंगे अपन, ये 1001, ये 11वीं शताब्दी हो गई, 1001 से 1099 हो गई ना, 11वीं, 10 शताब्दी जा चुकी, 11वीं शताब्दी का पहला साल चल रहा है, ठीक है। तो अब देखो, गुप्त काल के करीबन 500 से 700, 500 से भाई 500 से चालू हो गया, गुप्त काल में तो 500 के अंदर हो गया, ठीक है। और ये अपन देख रहे हैं 1000, तो 500 साल बाद आया ना इधर, ऐसे। जैसे आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे ना, तो उसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, ऑप्शनल के अंदर, क्या कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में तो जो स्वर्णिम युग था कला का भारत में, वो उत्तर भारत में था, विंध्याचल के उत्तर में, अभी अपन देखें। और पूर्व मध्यकाल आते आते, मतलब 11वीं शताब्दी, 10वीं 11वीं शताब्दी आते आते, वही जो स्वर्णिम काल था वो उत्तर भारत से सुदूर दक्षिण भारत के अंदर स्थापित हो गया। विवेचना करो, चर्चा करो, उसका आंसर है ना। तो 5वीं शताब्दी में तो विंध्याचल के उत्तर में था, तो हो गया गुप्त काल। 11वीं शताब्दी में चला गया विंध्याचल के दक्षिण, सुदूर दक्षिण में, मतलब आपने कन्याकुमारी, इधर तमिलनाडु, सुदूर दक्षिण आ गया ना ये तो, है, कावेरी से भी नीचे, कावेरी पूरे कावेरी के डेल्टा में और कावेरी के आसपास, ऐसे, ठीक है। तो जो चला गया 11वीं-12वीं शताब्दी में नीचे, उस वहां आंसर में लिखना होता है चोल काल में जो स्वर्णिम युग था। तो चोलकालीन जो अपन देखते हैं स्वायत्त शासन का जो विकास है, सभाओं का जो विकास है, पूर्व नगरम जो समितियां हैं उनका विकास है, मंदिर निर्माण की जो कला है वो, ठीक है ना, बृहदेश्वर मंदिर जो इसमें बना। और फिर खासतौर पे दक्षिण भारत में मंदिरों का जो योगदान होता था, अपने उत्तर भारत में तो कोई योगदान नहीं था मंदिरों का सिवाय पूजा के अलावा, संस्कृति के अलावा।
है ना। दक्षिण भारत में तो आर्थिक क्रियाओं के प्रमुख केंद्र थे, राजनीतिक क्रियाओं के प्रमुख केंद्र। राजा पहले शपथ लेने से पहले मंदिर में जाके ढोक दे के आएगा, आशीर्वाद लेके आएगा। सामाजिक क्रियाओं के, कलाओं के, जो अपन जैसे देवदासी प्रथा भी जैसे देखेंगे तो वो जो विकास हुआ दक्षिण भारत में वो अद्वितीय है। आज अपन जैसे देखते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज है दक्षिण भारत में, जैसे अपने केरला के अंदर है मलयालम, तमिलनाडु के अंदर देखते हैं अपन तमिल, तेलुगु, तमिल है ना, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, कर्नाटका के अंदर कन्नड़। फिर जैसे अपन डांस देखते हैं मोहिनी भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम तो अपने केरला, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक। तो उन सब का ये जो क्लासिकल डांसेस का विकास हुआ, और फिर भाषा संस्कृत का है ना, क्लासिकल लैंग्वेजेस के अंदर जो है ये, इन सब का विकास हो पाया इस सीमा तक, पराकाष्ठा तक। क्यों? केवल इन मंदिरों के कारण। अगर ये मंदिर नहीं होते दक्षिण भारत में तो इतना ना डांस का विकास हो पाता, ना जो तमिल साहित्य उसका विकास हो पाता, और ना जो अपन कला संस्कृति देखते हैं वो विकास हो पाता। जैसे दक्षिण भारत चोलकालीन जो स्वायत्त शासन है उसका बहुत क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, दोनों में, आरएस और आईएएस के अंदर। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना ही, इनमें योगदान था मंदिरों का। मैं आपको बताऊं जैसे जो थी ना अपने दक्षिण भारत की स्वायत्त शासन में समितियां देखते हैं, उनमें एक प्रमुख था कि मंदिरों का उनको सहयोग आवश्यक था, जो भी जीतने वाला है। अगर मंदिर वो नाम स्पॉन्सर नहीं करेंगे तो आप नॉमिनेशन ही नहीं फाइल कर सकते उन सभा समिति नगरम के लिए। उर्र और नगरम जो समितियां थी दक्षिण भारत में खासतौर पर। तो ऐसे ही चोल काल है, ध्यान में रखना है। द्रविड़ शैली पढ़ेंगे अपन। तो दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण का चोल काल, चोल काल, ये चोल, यहाँ ये चोल, ठीक है ना, इधर कोरामंडल के तट पे ये कोरामंडल, ठीक है। और इधर जो थे ये केरला में ये चेर थे, चेर बताया था मैंने पूरा सारा डिटेल में। तो ये संगम काल की बात नहीं हो रही है, एक चेर चोल पांड्य संगम काल में भी है, ठीक है। वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की बात है, ठीक है, संगम साहित्य है। अभी अपन बात कर रहे हैं चोल काल की, और इसमें राजराज चोल, गंगई कौंड चोलपुरम उपाधि थी राजराज चोल की। मतलब गंगई कौंड चोलपुरम मतलब गंगा तक आक्रमण करने वाला, गंगा तक का मतलब देख लो, यहां से गंगा में आक्रमण करने वाला, ऐसे। फिर जो पूरा जो हिंद महासागर है वो चोलों की झील बन गया था इस समय। इंडोनेशिया तकाद इनका डंका बोलता था, ऐसे, ठीक है ना। तो स्वर्णकाल दक्षिण भारत में चोल काल, याद रखना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आया कि भारत में मंदिर निर्माण का प्रारंभ या भारत में स्वर्णिम काल, भारत आए तो गुप्त काल है, और स्पेसिफिक दक्षिण भारत पूछ ले तो वो चोल काल है, ऐसे है। फिर देखते हैं भारत में सर्वाधिक संख्या में मंदिर किस जगह अपन को मिलते हैं? काशी, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। विश्वनाथ है ना, काशी विश्वनाथ नगरी, यूं, ठीक है। काशी, आज काशी को जैसे अपन बोलते हैं, आज काशी को अपन जानते हैं वाराणसी से, ये, ठीक है ना, वाराणसी, यूं, कहीं के पान बनारस वाला वही। फिर देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर जयपुर में है, ठीक है ना, और जयपुर को छोटी काशी भी बोला जाता है। तो छोटी काशी बोलने के दो कारण हो गए, एक तो भाई सर्वाधिक मंदिर काशी में, भारत के अंदर, जयपुर के अंदर, चूंकि जयपुर में, राजस्थान के अंदर चूंकि सर्वाधिक मंदिर जयपुर में, तो छोटी काशी होगी, एक तो कारण ये। दूसरा है कि काशी जैसे जाना जाता है खासतौर पर, जैसे अपन देखते हैं गंगा यमुना के संगम के बाद काशी आता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे अपन देखते हैं गलता जी प्रमुख एक तीर्थ स्थल है हिंदुओं का, गलता जी भी, ठीक है। तो इस वो गलता जी जयपुर में चूंकि स्थित है, इसलिए भी जयपुर को अपन छोटी काशी बोलते हैं। तो दो कारण हो गए, मंदिरों की संख्या व गलता जी का जयपुर में होना। फिर राजस्थान की दूसरी जो काशी है वो बूंदी है, ठीक है ना, सांस्कृतिक महत्व के कारण ही, खासतौर पर मंदिरों के महत्व के कारण। समझ गए? तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो फाइल में कहीं आगे नहीं आएंगे, लेकिन क्वेश्चंस मिलते हैं। क्या क्या? प्राचीनतम ग्रंथ जो मंदिरों का उल्लेख करे शतपथ ब्राह्मण। भारत में मंदिर निर्माण का प्रारंभ गुप्त काल, 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा। फिर भारत में जो कला की दृष्टि से, मंदिर निर्माण की दृष्टि से जो स्वर्ण काल है वो कौन सा काल है? वो गुप्त काल है। फिर दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण या कला का स्वर्णिम काल चोल काल, है ना, द्रविड़ शैली, 10वीं 11वीं 12वीं, मैंने यहां लिखा हुआ है 11वीं से 12वीं। इसमें मेन था राजराज चोल, राजेंद्र चोल व राजराज चोल। बृहदेश्वर मंदिर राजराज चोल का बनाया हुआ है, देखेंगे। फिर उसके बाद अपन ने देखा हाँ कि भारत में सर्वाधिक मंदिर काशी, ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर जयपुर, इसलिए जयपुर को छोटी काशी भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा कारण जो है जयपुर को छोटी काशी बोलने का वो क्या है कि जयपुर में गलता जी का होना, गलता जी तीर्थ स्थल का होना। और राजस्थान की दूसरी काशी अपने बूंदी, बारा नहीं है ये बूंदी है, ठीक है, हाड़ाओं की शासक बूंदी। टोंक से निकलेंगे ये टोंक, बूंदी, फिर कोटा और फिर बारा। तो अपन बात कर रहे हैं बूंदी की। समझ गए? ये चीज हो गई,
ठीक है, ये बेसिक चीज थी, एक इंट्रो के रूप में अपन को पता होनी चाहिए। अब आते हैं मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियां, कि मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियां कौन सी हैं। ठीक है, तो अपन 3 शैलियां देखते हैं मंदिर निर्माण की। क्या क्या शैलियां हैं मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियां? ठीक है, स्टाइल्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर कौन कौन सी है? सबसे पहले नागर। ठीक है, ये उत्तर भारत के अंदर थी, कहाँ? नॉर्दर्न इंडिया के अंदर। नागर, NAGAR, नागर, नगर नहीं है ये नागर है। इसको NAGAR भी बोलते थे और लास्ट में ये भी लगाते थे, नागरा भी बोलते थे इंग्लिश में, लेकिन ये नागर लिखना है, NAGAR, नागर। सेकेंड है बेसर, ये मध्य भारत में थी, है ना, बेसर, BESAR, बेसर शैली, बेसर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, बेसर। ठीक है, ये मध्य भारत में थी। और तीसरी अपन देखते हैं द्रविड़, जो कि दक्षिण भारत में थी, है ना, दक्षिण भारत में। जैसे मैंने आपको बताया था, जब अपन रामानुज अपन ने पढ़ा था, उसके बाद रामानंद पढ़ा था, तो एक मैं स्लोगन बार बार बोला था, पता नहीं कितनी बार बोला था मैंने, कि भक्ति द्रविड़ उपजी लाए रामानंद। तो भक्ति जो द्रविड़ काल में, द्रविड़ प्रदेश में उपजी थी, खासतौर पर शंकर और रामानुज, मेन तो रामानुज, कौन सा? विशिष्ट अद्वैतवाद है, सच्चिदानंद ब्रह्म। तो उस भक्ति को रामानंद लेके आए थे उत्तर भारत में, जो रामानुज ने विकसित करी, उसको रामानंद ले आए उत्तर भारत में, द्वादश महाभागवत, है कि नहीं। तो द्रविड़ प्रदेश तो जान ही गए। ऐसे तो द्रविड़ प्रदेश के अंदर जो मंदिर निर्माण की जो शैली थी, उसको अपन बोलते हैं द्रविड़ शैली। ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना अपन को। आज भी ADMK DMK में जो डी आ रहा है, दक्षिण भारत की जो पार्टियां हैं, तो उनमें जो डी है, जैसे DMK द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, फिर AIDMK ऑल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम, जयललिता, AIDMK DMK, करुणानिधि। तो इसमें जो डी जो आ रहा है ना, ये द्रविड़ी है। ठीक है, ऐसे तो द्रविड़ प्रदेश अपने दक्षिण भारत, समझ गए। तो नागर शैली ये और द्रविड़ शैली है। अब इन दोनों का जो मिश्रण था, जो बीच में आया, ठीक है ना, वो था मध्य भारत के अंदर, खासतौर पर महाराष्ट्र में। वो उसमें क्या था? नागर व द्रविड़ शैली का मिश्रण था। ऊपर तो नागर शैली था, उसका प्रभाव आया, और नीचे दक्षिण में द्रविड़ थी, उसका प्रभाव आया, है ना। कोई चीज जो बीच में होगी, उन पर दोनों का प्रभाव आएगा, ऊपर वाले का भी, नीचे वाले का, ऐसे। फिर दूसरा है, ये बेसर है ना, बेशरम मत कर देना इसको, ये बेसर है, मतलब इसका सर नहीं है ना। जैसे बेधड़, बेनाड़, है ना, बेनाड़ जयपुर में जैसे प्लेस है अपने, हरमाड़ा बेनाड़, तो बगैर नाड़ के योद्धा वहां लड़े थे, है ना, मतलब नाड़ कटने के बाद भी उनके धड़ में था। तो नींदड़ और बेनाड़, वो वैसे पड़ा, नींदड़, है ना, केवल मतलब उसका धड़ था, और बेनाड़ मतलब बगैर नाड़ की उसके अंदर हलचल हो रही थी, ऐसे। और वो घोड़े पे बैठ के फिर लड़ रहे थे, ऐसे। ठीक है, तो ये बेसर है। तो बेसर का मतलब क्या हुआ? कि इनके सिर नहीं है। यहाँ जो मंदिर अपने सिर, मतलब इनके शिखर नहीं मिलेंगे अपने को, तो बेसर शैली हो गई। तो पहले तो ये देखना है अपने को कि ये शैलियां है कहाँ, नागर, बेसर, द्रविड़। नागर उत्तर भारत में, बेसर बीच में, और द्रविड़ दक्षिण भारत में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इन शैलियों को क्रम में जचाओ। हिमालय से कन्याकुमारी जाते समय, है ना, हिमालय से आप कन्याकुमारी जा रहे हो, प्लेन में उड़ते हो, प्लेन में बैठे आप लद्दाख से, और कन्याकुमारी जा रहे हो, फिर नीचे खिड़की में से झांक के देखते हो कि आपको मंदिर दिखाई देंगे, तो किस क्रम में दिखाई देंगे, है ना। तो सबसे पहले नागर दिखाई देगा, फिर विंध्याचल पार करने के बाद बेसर शैली के दिखने लग जाएंगे, फिर आगे और चलेंगे तो अपने को द्रविड़ शैली के दिखने लग जाएंगे। ये क्वेश्चन आता है वेजिटेशन में, ज्योग्राफी में। चले आप प्लेन में बैठे तो वन दिखाई देंगे, तो कैसे दिखाई देंगे? चाहे पश्चिम से पूर्व में जाओ, चाहे पूर्व से पश्चिम जाओ, चाहे उत्तर से दक्षिण में जाओ, ऐसे। ट्रेन में आप बैठे तो किस किस की, दिल्ली से आप गए कन्याकुमारी, तो ट्रेन में आप बैठे तो कैसे कैसे आपको जलवायु महसूस होगी, बताओ, उसी क्रम में क्वेश्चन आते हैं ये सर। फिर कई बार रोड्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ट्रक चला कश्मीर से कन्याकुमारी, तो किन किन हाईवेज को यूज करता हुआ जाएगा, ऐसे ही है मंदिरों में। क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बस फैक्ट्स बदल सकते हैं, एग्जामिनर को पकड़ थोड़ी सकते हैं। समझ गए। तो ये नागर शैली, द्रविड़, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। अब यही चीज मैप पे दर्शाई हुई है ना। ऐसा मैप आपको खुद बनाना है। इसका जो एक वैज्ञानिक जो क्लासिफिकेशन है, वो मैं आपको समझा देता हूं कैसे ये क्लासिफाई हुआ है। ठीक है, नागर। तो पहले तो अपने को क्या बनाना है भाई, ये उत्तर में तो इधर ये हो गए हिमालय, ठीक है, ये आप बना लो हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत श्रेणी। फिर ये जो ग्रीन में जैसे जो बनी हुई है, ये रिवर है क्या, नर्मदा, ठीक है, नर्मदा रिवर, नर्मदा नहीं है, नर्मदा है। और ये जो रिवर बनी हुई है, ये रिवर कृष्णा बनी हुई है, ठीक है, कृष्णा नदी। ओके, ग्रीन में जो बनी हुई है,
ये जो बने हुए हैं इधर, ये माउंटेन्स के रूप में, पर्वत के रूप में, ये है विंध्याचल। विंध्याचल, पंजाब, हिमाचल, यमुना, गंगा, विंध्याचल तिरंगा, ये वो विंध्याचल राष्ट्रगान। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश का हिमालय पर्वत, फिर ये नर्मदा और विंध्याचल, ये कृष्णा आ रही है। ठीक है, ये तो ये जो बना हुआ। अब क्या है देखो, क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन ये है कि हिमालय पर्वत से लेकर विंध्याचल पर्वत तक या नर्मदा नदी तक जिस मंदिर श्रेणी का विस्तार है, उस मंदिर श्रेणी को अपन बोलते हैं क्या, सॉरी शैली का जो विस्तार है, उस मंदिर निर्माण शैली को अपन बोलते हैं नागर। क्या, हिमालय से लेके विंध्याचल पर्वत तक या हिमालय से लेके नर्मदा नदी तक। ठीक है ना, क्योंकि ये जो नर्मदा नदी जो है ये विंध्याचल पर्वत की तलहटी में ही बहती है ऐसे। ठीक है, ज्योग्राफी में अपन ने जैसे देखा हुआ, विंध्याचल, नर्मदा, देन सतपुड़ा एंड देन तापी, ऐसे ये पर्वत श्रृंखलाओं का अपन क्रम देखते हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी, तो विंध्याचल पर हिमाचल और विंध्याचल से बांध दो चाहे, या हिमाचल या नर्मदा नदी से बांध दो, काम अपना हो जाएगा। उत्तर भारत, ठीक है, ये यहाँ पूरा जो उत्तर भारत में ये इतना जो है पूरा, ये कौन सी शैलियां है, ये नागर शैली हो गई। ठीक है, नर्मदा नदी के उत्तर में, और या विंध्याचल के उत्तर में, और हिमाचल के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में। ओके, फिर आते हैं अपन बेसर शैली पे। बेसर शैली को सिर्फ नदियां ही बांधेंगी। नदियां कौन सी, नर्मदा नदी और कृष्णा नदी के बीच का जो क्षेत्र है सारा, वो कौन सा है, वो बेसर शैली है ये। ठीक है ना, ये बेसर शैली है। ठीक है, ये जो मैंने ऐसे नेट पैटर्न में बना दी। ठीक है, और नागर शैली जो है वो नागर शैली ये पूरी उत्तर भारत की सारी। ठीक है, ये नागर शैली, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो आप ऐसे। ठीक है, ये नागर शैली हो गई, नागर शैली हो गई येलो वाली, बेसर शैली हो गई अपने रेड वाली। फिर उसके बाद आते हैं अपन द्रविड़ शैली में। ठीक है, द्रविड़ शैली कौन सी हो जाएगी, जो कृष्णा नदी के दक्षिण, कृष्णा नदी से लेके दक्षिण में जो अपन देखते हैं कन्याकुमारी तक। ठीक है ना, ये ऐसे लास्ट में जो ब्लू में है वो हो गई द्रविड़ शैली। तो इस तरह का अपने को एक मैप बनाना है। ठीक है, हिमालय पर्वत से लेके विंध्याचल नर्मदा तक नागर शैली, देन नर्मदा नदी और कृष्णा नदी के बीच के अंदर जो है वो है बेसर शैली, खासतौर पे महाराष्ट्र तेलंगाना के अंदर, और कृष्णा नदी से लेके कन्याकुमारी तक जो है, ठीक है, वो है अपने द्रविड़ शैली। तो ये एक मैप है अपने मंदिरों की शैलियों का। तो जिस तरह से इनका विभाजन है उस तरह से विभाजन अपन को ध्यान में रखना है, नागर, देन बेसर एंड देन द्रविड़। ठीक है, एक दो चीज हो गई है, नागर, बेसर, द्रविड़। ओके, और बेसर है, बेसर मत कर देना इसको। और बेसर क्यों है अभी अपन देखें, क्योंकि इनमें अपन को शिखर नहीं मिलते हैं। ओके, समझ में आ गया मैप। अब अपन क्या देखते हैं, नागर और जो बेसर शैली है ना, सॉरी नागर और जो द्रविड़ शैली है उसमें एक डिफरेंस, ठीक है ना, डिफरेंस अपने को पता होना चाहिए। तो वैसे तो इमेजेस देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन पहले एक थ्योरी के रूप में अपन थोड़ा डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, अब आप बोलो कि सर बेसर शैली का डिफरेंस, तो बेसर शैली तो कंपेरेटिवली बहुत इजी है इन दोनों से, क्योंकि उसके अंदर क्या था, जैसे अपन देखेंगे कि उसमें तो रॉक कट टेम्पल्स ज्यादा बने, क्योंकि जैसे जहां भी कोई मंदिर शैली हुई है उस मंदिर शैली को डिजाइन करने में, डिफाइन करने में वहां की जो टेरेन है, ठीक है ना, मतलब वहां का जैसा जलवायु प्रदेश है या वहां की जैसी भूमि है, टेरेन है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे मैं आपको बताऊं, उत्तर भारत में जैसे आप जाओगे खासतौर पे शिमला में, कुल्लू मनाली में, तो वहां जैसे आपको जो छतें जो अपने को मिलेंगी वो छतें कैसी होती हैं, छत में छत देखो आप कभी जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश के घरों की ऐसे होती हैं, यूं झोपड़ी ऐसे ऐसे छत ऐसी होती है उनकी, ताकि क्योंकि उनके वहां बर्फ गिरती है और बर्फ रुके नहीं ऊपर, वो नीचे फिसल जाए। बर्फ ऊपर रुकी रहेगी तो छत पे वजन आएगा तो छत टूट जाएगी। आपने जैसे छत देखते हैं, अपने छत यूं होती है ऐसी, क्योंकि अपने बर्फ गिरती ही नहीं है राजस्थान के अंदर ऐसे। ठीक है ना, तो दक्षिण भारत, खासतौर पे दक्षिण भारत में जो मंदिर बने उनको अपन बेसर इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें शिखर नहीं है। अब शिखर इसलिए नहीं क्योंकि वो पठार को काट काट के बनाए हुए, लावा चट्टाने, ग्रेनाइट चट्टाने, ठोस चट्टाने, लावा, पूरा अपना दक्षिण भारत जो है
वो लावा से ही बना हुआ है, तो बहुत ठोस है, उसको काटना इतना पॉसिबल नहीं है, तो वो सिर्फ मेन मेन मंदिर मंडप ही बना के रह गए, उन्होंने शिखर नहीं बनाया, ऐसे है, ठीक है ना। तो वो बेसर शैली में कंपेटिवली इजी और इतने फीचर्स नहीं है, लेकिन ज्यादा फीचर्स है अपने नागर और द्रविड़ के अंदर, इसलिए तुलनात्मक रूप से इन दोनों को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मेंस में आता है ये कि इनकी क्या विशेषता है या नहीं है, या भेद लिखो दोनों के अंदर, तो वो अपन को पढ़ोगे तभी तो भेद पता चलेंगे। ऐसे फिर इमेजेस के रूप में देखोगे तो और समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले यहां अभी एक थ्योरी के रूप में जानो, ठीक है। आ जाओ, नागर शैली है ना, तो इधर तो ये बिंदु लिखे हुए हैं कि किस बिंदु पे अपन को डिफरेंस करना है, और फिर क्या वो बिंदु बनेगा वो आगे लिखा हुआ है। तो नागर शैली सबसे पहले अपन देखते हैं, नागर शैली का विस्तार उत्तर शैली में, उत्तर भारत में है, जबकि द्रविड़ शैली का विस्तार कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। अभी मैंने मैप में बताया ही है ना, मैप में अभी देख लिया, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। उत्तर भारत में आप जैसे बता सकते हो कि हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वतमाला तक, या हिमालय से लेकर अपने नर्मदा नदी तक। विकास कब हुआ, नागर शैली का विकास देखते हैं, गुप्त काल व राजपूत काल में हुआ। गुप्त काल में तो शुरू हुई 5वीं-6वीं शताब्दी, और गुप्त काल में अपन जाके देखते हैं संख्या में मंदिर और बने, है ना, वही 11वीं से 12वीं शताब्दी ईस्वी तक, है ना, गुप्त काल में तो शुरुआत और क्लाइमेक्स, और फिर संख्या में राजपूत काल में मंदिर और बने। खास तौर पे जैसे अपन देखेंगे राजपूत काल का जो सबसे फेमस मंदिर है नागर शैली का, कौन सा, खजुराहो कंदरिया महादेव मंदिर, वो छतरपुर मध्य प्रदेश में, वो राजपूत काल में बना हुआ है, मतलब जिसको अपन पूर्व मध्यकाल भी बोल, राजपूत काल को अपन पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं, ठीक है ना ये, ठीक है, पूर्व मध्यकाल जिस समय अपने चौहान वंश था, पृथ्वीराज चौहान, वो है पूर्व मध्यकाल, ठीक है। और दक्षिण द्रविड़ शैली का अपन जो विकास देखते हैं वो चोल काल में, ठीक है, 11वीं-12वीं शताब्दी मैंने बताया था, चोल और राजेंद्र चोल, आरसी का अपन को नाम ध्यान में, इसमें राजेंद्र चोल आरसी और राजराज चोल RRC, ये दो नाम ध्यान रखने हैं अपन को, ठीक है। आरसी तो राजेंद्र चोल और RRC राजराज चोल, चोल काल, ठीक है। फिर अपन जैसे देखते हैं आगे, फिर देखते हैं विकास हो गया आधार, है ना, आधार मतलब बेस कैसा है, कि जो नागर शैली के मंदिर है उनका जो बेस है वो स्क्वायर है, वर्गाकार, और इनका क्या है, चोल काल के मंदिरों का बेस आधार जो है वो आयताकार है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। प्रवेश द्वार को यहाँ पे बोला जाता है तोरण द्वार, ठीक है। जैसे मान लो आप मंदिर में घुस रहे हो तो पहले एक एंट्रेंस गेट आएगा कि नहीं आएगा, उस एंट्रेंस गेट को उत्तर भारत नागर शैली में बोलते हैं अपन तोरण द्वार, और दक्षिण भारत में उसी को बोलते हैं गोपुरम, क्या, गोपुरम। फिर हॉल या गर्भगृह के सामने जो एक बड़ा हॉल होता है उसको उत्तर भारत में मंडप बोलते हैं, दक्षिण भारत में भी द्रविड़ शैली में मंडप बोलते हैं। हॉल कैसे आ गया, जैसे गोपुरम से अंदर घुसे या तोरण द्वार से अंदर घुसे, तो मंदिर तो जैसे मूर्ति तो आगे होती है काफी, बीच में एक पूरा हॉल सा नहीं होता, उसको बोलते हैं मंडप, ठीक है, जहां बैठ के पूरे भक्त आरती करते हैं, ठीक है। फिर शिखर देखते हैं, शिखर क्या होता है, जैसे ये मंदिर है, ठीक है ना, ये मंदिर हो गया, मंदिर मतलब ये चबूतरा है, ठीक है, इधर मंडप हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ गर्भगृह, ठीक है, ये मंदिर, इसके ऊपर जो ये ऐसा शिखर सा होता है मंदिर के ऊपर, ठीक है, इस शिखर को अपन, ये शिखर है, ठीक है। तो उत्तर भारत नागर शैली के जो मंदिर है उनके शिखर ऐसे पर्वत के समान होते हैं, ऐसे कॉनिकल, ठीक है, शंकु, पर्वत शंकु के आकार में, और यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे पिरामिड के आकार में होते हैं। पिरामिड कैसे, इस आकार में, यूं ऐसे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यहाँ के तो जो पिरामिडों के जो टॉप है वो पॉइंटेड होते हैं, कॉनिकल होते हैं, पॉइंटेड, है ना, नागर शैली के तो पॉइंटेड हो गए, चौचदार, पॉइंटेड, और इसके जो होते हैं अपने द्रविड़ शैली के मंदिरों का जो टॉप होता है, शिखर का जो टॉप होता है ना, शिखर का जो टॉप होता है वो यहाँ फ्लैट होता है, ठीक है, फ्लैट होता है, ठीक, फ्लैट समतल होता है, और जबकि द्रविड़ शैली के जो मंदिरों के जो शिखर है उनका शिखर कॉनिकल होता है, शंकुकार का होता है, नुकीला होता है, ठीक है, नुकीले ऐसे, या गोल होते हैं, नुकीले मान लो या गोल होते हैं, अभी अपन देखेंगे आमलक होता है, मतलब यूं ऐसे गोल शेप आकृति बनी रहती है ऊपर, और जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर ऊपर से क्या होते हैं, सपाट होते हैं, ऐसे समतल होते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है, शिखर की जो ऊंचाई है नागर शैली में, वो शिखर की ऊंचाई तुलनात्मक रूप से कम होती है, ज्यादा गगनचुंबी नहीं होता है, और यहाँ पे शिखर की ऊंचाई ज्यादा होती है कंपेरेटिवली, दोनों तुलनात्मक रूप से। यहाँ पे उपशिखर पाए जाते हैं, नागर शैली में उपशिखर पाए जाते हैं। उपशिखर कैसे, जैसे ये तो हो गया मेन शिखर,
ठीक है ना। अब इसके साथ साथ में यूं शिखर बने रहते हैं यहाँ से, यूं ऐसे, समझ रहे हो ऐसे। तो ये इनको अपन बोलते हैं उपशिखर। उपशिखर को यहां बोला जाता है अरुभंग, ARUBHNG, अरुभंग। जबकि इन पिरामिड नुमा जो दक्षिण भारत के अंदर, दक्षिण भारत के मंदिरों में शिखर होते हैं, उनमें कोई उपशिखर या अरुभंग नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये उपशिखर मेन शिखर से चिपके हुए रहते हैं ऐसे। फिर शिखर के ऊपर है ना, शिखर के ऊपर जो है वृत्ताकार आम्लक के रूप में ऊर्ध्व रेखीय कमल व उसके ऊपर कलश मिलता है, ठीक है ना। वृत्ताकार आम्लक, वृत्ताकार आम्लक, पहले तो क्या है, जैसे मान लो ये शिखर है तो सबसे पहले तो ये वृत्ताकार आम्लक मिलता है, ठीक है ना, मतलब उस डिजाइन को आम्लक बोलते हैं। तो उस आम्लक के ऊपर ऊर्ध्व रेखीय कमल, ठीक है ना, कमल है ना, रेखीय कमल, ऊर्ध्व मतलब उल्टा अपने को कमल यूं मिलता है, रेखीय कमल, ठीक है। ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का मतलब है उल्टा, ऊर्ध्व, ठीक है। रेखीय कमल, कमल रेखीय का मतलब क्या है कि उसमें अपन को ऐसे यूं नालियां नालियां मिलती हैं, ऐसे यूं नालियां, ठीक है। तो ये जो क्रिएट हो रहा है ना गैप, ये है क्या, नालियां, जो क्या रेखीय या नालियां, जैसे आएगा रेखीय शिखर, ठीक है ना, रेखीय, ठीक है। तो रेखीय को अपन जैसे कैसे समझना है मैं आपको बताऊं, जैसे टीन शेड देखी है, टीन शेड को अपन जैसे देखते हैं तो उसमें इस तरह की, जैसे टीन शेड के अंदर ये डिजाइन होती है, ऐसी नालियां बनती है, ऐसे ऐसे नालियां बनती है टीन शेड के अंदर। तो टीन शेड जैसे आपने यूं खड़ी हुई देखी है, मतलब लेटी हुई देखी है टीन शेड, उस टीन शेड को अपन यूं खड़ा कर दें, ठीक है, खड़ा करके आप उसको यूं गोल घुमा दो यूं, है ना। टीन शेड यूं पहले तो यूं लेटी हुई देखी है, उसको पहले तो यूं वर्टिकल खड़ा कर दो, ठीक है, ऊर्ध्व रूप से, और फिर उसको यूं जोड़ दो, घुमा दो, गोल सिलेंडर बना दो, तो फिर वो रेखाएं जो बन जाएंगी ना साइडों में, उसको अपन बोलते हैं रेखीय। तो ऐसे होते हैं रेखीय शिखर, ठीक है। तो वृत्ताकार आम्लक के रूप में ऊर्ध्व रेखीय कमल, वृत्ताकार आम्लक के ऊपर है ना ऊर्ध्व रेखीय कमल व उसके ऊपर कलश, ठीक है ना। ये तो आम्लक हो गया, ऊर्ध्व रेखीय कमल हो गया, और फिर उसके अपन को ऊपर कलश की आकृति देखने को मिलती है, ठीक है। और जबकि दक्षिण भारत में अपन को क्या देखने को मिलता है, बेलनाकार संरचना के ऊपर चंद्राकार संरचना व उसके ऊपर कलश रूपी लघु स्तूप या लघु कलश, है ना। सबसे पहले तो बेलनाकार संरचना जैसे यहाँ दिखाई हुई है, इसको मैं थोड़ा जूम करता हूं एक बार, तब आपको और समझ में आएगी। ये देखो, ये है ना, ये क्या है, ये जो अभी मैंने समझाई थी ना वो है। सबसे पहले तो देखो ये यहाँ पे तो ये शिखर यहाँ खत्म हो गया, जिसको अपन ने यहाँ पे पिरामिड नुमा शिखर बोला। तो सबसे पहले शिखर के ऊपर तो बेलनाकार एक आकृति, ये बेलनाकार आकृति हो गई एक नंबर। फिर उसके ऊपर ऐसे चंद्राकार आकृति, ये हो गई चंद्राकार आकृति 2 नंबर। फिर उसके ऊपर लघु कलश या लघु स्तूप, ये हो गए 3 नंबर, हो गई 3 चीजें, है ना। पिरामिड के ऊपर पहले बेलनाकार आकृति, बेलनाकार आकृति के ऊपर चंद्राकार आकृति, और फिर उसके ऊपर लघु स्तूप, ऐसे अपन को लघु स्तूप या लघु कलश, समझ गए। यही चीज यहां लिखी हुई थी, आप पढ़ो देखो क्या थी। शिखर के ऊपर क्या, बेलनाकार संरचना के ऊपर चंद्राकार संरचना, के ऊपर चंद्राकार संरचना व उसके ऊपर कलश रूपी लघु स्तूप, व उसके ऊपर कलश रूपी लघु स्तूप। हो गए 1 2 3, बेलनाकार संरचना, चंद्राकार संरचना व उसके ऊपर लघु स्तूप, कलश रूपी लघु स्तूप, है ना। किस पे, ये सारी बातें शिखर के ऊपर ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो पॉइंट यही था, शिखर के ऊपर, ठीक है, समझ गए। फिर आगे देखें, इसके जो शिखर है नागर शैली के, वो 1 मंजिला है। 1 मंजिला मतलब ये सिंगल पीस है ऐसे, और जबकि यहाँ पे अपन को बहुमंजिला मिलते हैं शिखर। बहुमंजिला कैसे, जैसे ये 1 है, फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, फिर ये चौथा है, फिर ये 5वां है, ऐसे बहुमंजिले, स्टेप बाय स्टेप, टक 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 ऐसे। और यह सिंगल पीस 1। नागर शैली गर्भगृह के चारों ओर जो है गर्भगृह, जैसे मान लो गर्भगृह क्या होता है, जहां मेन मूर्ति जो रखी रहती है उसको गर्भगृह बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन को प्रदक्षिणा पथ मिलते हैं, आते हैं, ठीक है, मतलब मंदिर में गए, हाथ जोड़े और फिर एक वो परिक्रमा लगाते हैं, तो उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं, परिक्रमा पथ। तो यहाँ पे प्रदक्षिणा या परिक्रमा पथ होता है उत्तर भारत के मंदिरों में, गर्भगृह के चारों ओर, ठीक है, परिक्रमा, मूर्ति की परिक्रमा कर रहे हैं अपन ऐसे। तो जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य की भी तो परिक्रमा करती है, ऐसे 1 चक्कर लगा लिया, ठीक है, सूर्य का 1 चक्कर लगा लिया, ये परिक्रमा हो गई। तो सूर्य का 1 चक्कर लगता है 365 दिन में ऐसे, और अपनी धुरी पे वो परिभ्रमण है,
है ना, परिभ्रमण अपने दूरी पे ही घूम गई 24 घंटे में। और परिक्रमण सूर्य का लगाया, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, ऐसे, है ना। तो अपन परिक्रमा करते हैं ना, मूर्ति के चारों ओर घूम के आ गए फट 2 सेकंड के अंदर, है ना, ऐसे परिक्रमा। ठीक है, तो उत्तर भारत के मंदिरों में गर्भगृह के अंदर जो मूर्ति रखी है, तो गर्भगृह के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए प्रदक्षिणा पथ या परिक्रमा पथ होता है, जबकि दक्षिण भारत में इसका अभाव होता है, द्रविड़ शैली में नहीं मिलती है। फिर अपन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये, अलंकृत स्तंभ। अलंकृत स्तंभ कैसे, जैसे मान लो ये हॉल है, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे पिलर्स लगे रहते हैं अपने, ठीक है, तो पिलर्स में जो है दक्षिण भारत के मंदिरों में बहुत ही भव्य अपने को पिलर्स मिलते हैं, खास तौर पे जैसे विजयनगर और चोल काल के अंदर अलंकृत कैसे डिजाइन उनके ऊपर, जैसे ये पिलर है तो उसमें बहुत ही जबरदस्त कलाकारी नक्काशी। फिर ये जैसे जो पिलर्स के जो कोने होते हैं उनके ऊपर जैसे शेरों की आकृतियां, जैसे आपने देखो पिलर्स के कोने पे ऐसे वो शेर बने हुए हैं और बहुत ही भव्य आकृति, नरसिंह की जैसे आकृति बनाई ऐसे, है ना, बहुत ही गजब। ठीक है, तो वो अपने को अलंकृत स्तंभ जो है ये किसकी विशेषता है, ये दक्षिण भारत की विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों, भव्य अलंकृत स्तंभ। उत्तर भारत के मंदिर में नहीं मिलते अलंकृत स्तंभ। अपनी जो सबसे अलग चीज है वो शिखर है, ऐसे, ठीक है। और दक्षिण भारत की जो सबसे प्रमुख चीज है वो अलंकृत स्तंभ। फिर जो मंदिर परिसर अपन देखते हैं, दक्षिण मंदिर परिसर जो देखते हैं, मंदिर परिसर का मतलब पूरी वो बाउंड्री में जो मंदिर जिसमें बसा रहता है पूरा, ठीक है ना। यहाँ पे मंदिर परिसर छोटा होता है, ठीक है, मंदिर परिसर छोटा। मंदिर परिसर में जैसे अपन देखा ओरण आया था, ओरण पड़ा था अपन ने मंदिर परिसर के अंदर, पूरा आसपास जैसे जो वन क्षेत्र होता है सारा, जिसको अपन ने ओरण बोला था, ऐसे, है ना। तो यहाँ पे जो मंदिर परिसर है वो तुलनात्मक रूप से छोटा होता है मंदिर परिसर, और यहाँ पे मंदिर परिसर बहुत बड़ा है। जैसे ये मान लो कि यहाँ पे मंदिर परिसर हो गया जैसे 5 से 6 बीघा का, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं, बीघा, और यहाँ पे मंदिर परिसर मेरे बच्चों हुआ 100 बीघा। देख लो अब आप कभी जाना आप तिरुपति मंदिर, आपको पता लगा अब वो हाल है, तो देखो उस समय क्या रहा होगा, ऐसे। तो मंदिर परिसर छोटा है ना। मंदिर परिसर से मतलब सिर्फ केवल मंदिर से नहीं है, आसपास की पूरी जगह, जैसे बाहर ग्राउंड, पेड़ पौधे, बगीचे लगे हुए हैं, है ना। और अभी अगले बिंदु में देखेंगे दक्षिण भारत के मंदिरों से तो तालाब अटैच थे, बड़े बड़े जलाशय अटैच थे उनसे, आज भी आपको कई मंदिरों में देखने को मिलेगा ऐसे। जबकि उत्तर भारत के मंदिरों में तालाब अटैच नहीं थे मंदिरों से, ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि अपने तो वैसे ही पानी खूब था, लेकिन दक्षिण भारत में तो तुलनात्मक रूप से भाई कावेरी है और फिर पथरीली भूमि है, तो वो तालाब वहां खोद रखे थे और वो प्रत्येक मंदिर से अटैच थे, ऐसे, ठीक है ना। तो मंदिर परिसर में उत्तर भारत में तालाब नहीं मिलते हैं, जबकि दक्षिण भारत में तालाब मिलते हैं। तो भाई अब मेन खूब सारे तालाब आप जैसे बना दोगे मंदिर परिसर में, तो मंदिर परिसर तो बड़ा ही तो चाहिएगा, छोटे मोटे तालाब से थोड़ी ना प्यास बुझेगी, ऐसे। तो इसलिए इनके मंदिर परिसर बड़े होते थे दक्षिण भारत में। फिर मंदिर में नृत्य कलाओं का विकास उत्तर भारत में नहीं हुआ, कोई मंदिर के अंदर कोई नृत्य कला विकसित नहीं हुई उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में तो हुई। दक्षिण भारत में जैसे जो वहां पे बिल्कुल एक प्रोफेशनल तरीके से सिखाया जाता था डांस, तो उस प्रथा को बोलते थे देवदासी प्रथा, है ना। दासी ये किसकी, देवों की दासी है, तो वो देवों की प्रशंसा में नृत्य हुए। तो जैसे अपन देखते हैं मोहिनी अट्टम केरला में क्या है, अपने मोहिनी अट्टम केरला के अंदर है, अपने तमिलनाडु वाले का मैं नाम भूल रहा हूँ, तमिलनाडु कुचिपुड़ी है कि नहीं, भरतनाट्यम, मतलब मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम अपने तमिलनाडु के अंदर, और यक्षगान कर्नाटका के अंदर, ठीक है। ये सारे जो नृत्य हैं और जो मैंने भाषाएं बताई, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इन सब का विकास हो पाया है सिर्फ इन मंदिरों की कलाओं के कारण। मंदिरों का जो एक एक्टिव पार्टिसिपेशन था सोसाइटी में, कल्चर डेवलपमेंट में, उसमें, है ना। तो ये देवदासी प्रथा अपन को याद रखनी है, लिखना है। मंदिरों की भूमिका इतनी निर्णायक नहीं थी, सिर्फ यहाँ भक्ति से संबंधित है नागर शैली में, जबकि दक्षिण भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भूमिका रही बहुत ज्यादा। राजनीतिक, राजा शासक बनने से पहले यहाँ आके लेता और जिसके नाम पे मोहर लगाते मंदिर, वही शासक बन पाता। आर्थिक, पूरे व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे, है ना। राजनीतिक पूरा मैंने बताया, सामाजिक से तो यहाँ कला संस्कृति पूरा, ठीक है ना। सभाओं के अपन जैसे पढ़ोगे आप, चोलकालीन स्वायत्त शासन पढ़ो, उसमें आप देखो मंदिर निर्माण, मंदिर को बहुत प्रमुख भूमिका, मंदिरों को दान दिया जाना, ठीक है। आर्थिक है, व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे। फिर जैसे दूर दूर से यहाँ आते, पिलग्रिम्स आते, तो एक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता। फिर यहाँ पे जैसे मालाएं चढ़ाना, धूप अगरबत्ती चढ़ाना, रेशम के वस्त्र चढ़ाना मूर्ति के ऊपर, है कि नहीं है।
तो आर्थिक क्रियाओं को बहुत ज्यादा संबल मिला, और राजनीतिक तो था ही, सामाजिक और कला, और उसमें जोड़ दो कला के बिंदु से नृत्यों का विकास, भाषाओं का विकास। ऐसे आज जो अपन क्लासिकल डांसेस और लैंग्वेज देखते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ टेम्पल ये पॉसिबल हो पाया दक्षिण भारत में। समझ गए? ये है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत आपको आगे ले जाएंगी चीजें ऐसे। फिर दूसरा है लास्ट बिंदु जो है क्या, उपशैलियां, है ना, उपशैलियां। तो उत्तर भारत में जो नागर शैली, उसकी उपशैलियां अपन को मिलेंगी, जैसे महामारू शैली पढ़ेंगे अपन, बढ़ते ही आएगा महामारू शैली, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन भूमिज शैली है, पंचायतन शैली, ये आएंगी सारी, भूमिज शैली, महामारू शैली, पंचायत शैली, कच्छप घाट शैली इसमें नहीं लिखी हुई है ना। तो ये नागर शैली की उपशैलियां हैं। और द्रविड़ की जो अपने शैली है उसकी उपशैली क्या है, महेंद्र वर्मन शैली, मामल शैली, राज सिंह शैली, ऐसे। ठीक है, महेंद्र वर्मन, ये सारे ये पल्लव शासक हुए हैं, महेंद्र वर्मन। ठीक है, ये मामल जो है ये नरसिंह वर्मन प्रथम था, उसकी उपाधि थी मामल। तो इसने महाबलीपुरम शहर बसाया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है ये जो शो टेम्पल्स बने हुए महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम महाबलीपुरम ने बसाया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, एनवी प्रथम। ठीक है, और नरसिंह वर्मन सेकंड जो था उसकी उपाधि थी राज सिंह, नरसिंह वर्मन द्वितीय की। ठीक है, इसने राज सिंह शैली चलाई थी। और महाबलीपुरम नरसिंह वर्मन प्रथम ने बसाया, और ये महेंद्र वर्मन ये शासक ही था, इसी का नाम महेंद्र वर्मन था, उपाधि नहीं थी कोई। तो ये महाबलीपुरम में जो शो टेम्पल्स बने हुए हैं ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, ऐसे। तो ये उपशैलियां हैं। तो नागर शैली की जैसे उपशैली के रूप में अपन महामारू शैली पढ़ेंगे, भाई नागर शैली तो पूरी उत्तर भारत के अंदर हो गई ना। फिर जो राजस्थान की तरफ जो शैली आई जिसको अपन नागर शैली की उपशैली बोलेंगे, वो आएंगी महामारू शैली है, भूमिज शैली, पंचायतन शैली, कच्छप घाट शैली, ऐसे। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब अपनी बात तो इसी से आगे बढ़ेगी, भाई महामारू शैली से राजस्थान के जब अपन मंदिर पढ़ेंगे तो उत्तर भारत में तो पूरे नागर शैली, उसका एक भाग अपन जैसे देखेंगे इधर महामारू शैली के रूप में। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? अब ये है जो मैंने आपको बताया, जो अभी विभाजन देखे अपन ने वो। ठीक है ना, विभाजन जैसे मैंने फीचर्स का बताया था, तो उससे आगे जैसे ये मंदिरों में जैसे कैसे दिखाई देगी ये फीचर, ये वो चीज है। ठीक है, इसको अपन नेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि यहाँ कंपेटेबल भी ज्यादा हो जाएगा मैटर, फाइल बड़ी होगी, है ना। वैसे चीजें वही है सारी, लेकिन एक बार ये मैप के रूप के अंदर है, फीचर्स के रूप में, तो इसको अपन नेक्स्ट में देखते हैं। अभी जो पढ़ा उसका एक बार रिवीजन करो, फिर आगे और देखते हैं। ओके।